प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कहते हैं महंगाई का तूफान है, टैक्स मनी कौमी खजाने की बजाय जेबों में जा रही है। अवाम पर फिर बिजली गिर गई, बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF के मुताबिक बजट में अच्छे फैसले किए गए। अगले 3 सालों में कर्जे की अदायगी के लिए पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर दरकार। कौन देगा और कहां से आएगी ये रकम? इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी पर उठते हुए सवालात। क्या वाकई एजेंसीज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं? मेलसी में जहरीला खाना खाने से 19 अफराद हलाक, कोताही या साजिश? चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने आज GST पर अज खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि सार्फिन से वसूल किए जाने वाले अरबों रुपए कौमी खजाने की बजाय जेबों में जा रहे हैं। मार्केट्स में जाकर देखें, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे के फौरी नफाज से महंगाई का तूफान आ जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने आज बिजली और आटे की कीमतें भी बढ़ा दी। GST की तरह बिजली की कीमत में इजाफे का असर भी तमाम शोबों पर पड़ेगा। हुकूमत ने पहले तो दावा किया था कि आवाम को रिलीफ देंगे और अपने वसाइल से बजट खसारे को कम किया जाएगा, लेकिन सारा बोझ गरीब आवाम पर ही डाल दिया गया है। आज इस पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब, इसके अलावा माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी, असद उमर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में कामरान के पास। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम समी साहब। कामरान, ये मुख्तसर बताइएगा कि माजी में तो हमने देखा है कि बहुत सारे जो अहम इश्यूज थे उस पर जब सुओ मोटो ये नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, तो फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर्स भी आए और हुकूमत को उन कामों से रोक दिया गया। अब ये जो मुकदमा है GST का, इसकी समाअत कल तक मुलतवी की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया। हुकूमत को वार्न नहीं किया गया, रोका नहीं गया कि वो लोगों से GST वसूल ना करें। जी समी साहब, इसका बुनियादी मुकदमा तो यही है कि अदालत का ये कहना है कि बजट में जो तजावीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, अभी बजट मंजूर नहीं हुआ तो उससे पहले जो टैक्स का निफाज है वो नहीं हो सकता। ये सार्फिन की जेबों पर एक तरह से डाका डाला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट को सिर्फ ये इख्तियार है कि वो कोई भी टैक्स जो है वो लागू कर सकती है। उससे पहले, उसकी मंजूरी से पहले कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत अवाम को उनका माशी इस्तेहसाल इसकी इजाज़त दी जा सके। मैं बताता चलूँ कि इसका जो आज खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ने, ये बिल्कुल अगले ही दिन, जिस दिन ये इसका निफाज हुआ, FPR ने नोटिफिकेशन जारी किया, उस रात को 1:30 बजे चीफ जस्टिस ने इसका खुद नोटिस लिया और अगले ही दिन सुबह 9 बजे तमाम फरीकैन को तलब कर लिया था, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे हुकूमत की तरफ से। अब गुमान ये किया जा रहा था कि शायद इस अर्जेंसी की वजह भी यही है कि आवाम को जो सार्फिन के जो हकूक पर डाका डल रहा है मुबैना तौर पर, उसको रोका जाएगा। लेकिन इसकी 3 समातें हो चुकी हैं। अभी तक जो हमें जो गुमान किया जा रहा था कि जी स्टे ऑर्डर आ जाएगा, वो अभी तक नहीं आया। बहुत शुक्रिया कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहिद साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये अब हुकूमत जो है ये टैक्स तो वसूल कर रही है, तो ये जो टैक्स है इसकी जो वापसी है वो कैसे होगी? जो टैक्स अब तक दे दिया गया वो तो लोगों से ले लिए गए पैसे, और चीफ साहब ने कहा कि ये अरबों रुपए हुकूमत के खजाने की बजाय कहीं और चले गए। समी इब्राहिम साहब, पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ जो GST लगाया जाता है ऊंची शरह से, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो ताकतवर तबकों को टैक्सों में मराहत और छूट दी गई हैं, जो हुकूमत की मुआवनत से और कानून से बड़े पैमाने पर टैक्सों की चोरी होती है, उसके नुकसानात को पूरा किया जाए। तो यही चीज़ जो है IMF भी चाहता था और तो इन्होंने लगा दिया। तो अभी तो वापसी का सवाल तो उस वक्त पैदा होगा जबकि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला दे देगी। वैसे मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी ये होता रहा है, पहली दफ़ा ये नहीं हुआ है पिछले बरसों में, कि जो टैक्स नाफिज किया जाता है वो अप्रूवल होने से पहले बाज़ मामलात में उस पर रिकवरी शुरू की जाती है। मगर जाहिर बात है कि आला अदलिया का जो भी फैसला आएगा
उस पर अमल दरामद होगा, लेकिन इसकी मिसालें जितना भी अखलाकी और कानूनी तौर से गलत हो मगर माजी में होता रहा है। तो वापसी का फैसला तो उस वक्त होगा जब कोर्ट का फैसला आएगा। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर फैसला आएगा, लेकिन जो मौजू है इस वक्त वो तो ये है कि पार्लियामेंट जब तक इसका नफाज नहीं करती, जब तक इसको अप्रूव नहीं करती, टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। तो फिर ये तो जो एक गैर कानूनी टैक्स है, ज़रा इसकी वजाहत फरमाइए। जो चीफ साहब ने कहा कि ये आवाम की जो पैसा लिया जा रहा है ये कौमी खजाने में जाने की बजाय जेबों में जा रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारा तो मसला यही है पाकिस्तान की टैक्सेशन का कि दूसरे जो जायज़ टैक्सेस भी वसूल किए जाते हैं वो उसका एक बड़ा हिस्सा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होता, आवाम को वापस नहीं होता। तो जो लोग बड़े पैमाने पर कई हज़ार अरब रुपए चोरी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनमें से बास का कहना यही है कि जनाब जो हम टैक्स देते हैं वो उसकी रकम हमें वापस नहीं मिलती, ना तालीम की फैसिलिटीज़ है, ना सेहत की, ना साफ़ पानी की फराहमी की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना अमन अमान की, बल्कि कर्ज़ों की अदायगी और शाहाना अखराजात पर ये सर्फ हो जाता है। तो जो चीफ साहब फरमा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो जो जायज़ टैक्सेस वसूल कर रहे हैं ये उनके ऊपर भी अप्लाई होता है कि वो तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है। ये तो आप टैक्स आवाम से ले रहे हैं, आवाम को उसके बदले कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये तो एक बहुत संगीन मामला है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो मईशत की तबाही की बड़ी वजह है कि एक तरफ तो हम टैक्सों का ज़ालिमाना इस्तेहसाली निज़ाम अपनाते हैं। अब इस बजट में जो हुआ है ये दो तरफ से कोड़े मारे गए। एक तो IMF की शर्त के मुताबिक ये बजट बनाया गया है और IMF ने कहा जनाब GST बढ़ा दें, बजट खसारे को कम कर दें, बिजली के नर्ख बढ़ा दें। कौन से बिजली के नर्ख? जो कि बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस, करप्शन या जो लोग बिल अदा नहीं करते उनके लॉसेस भी आवाम को ट्रांसफ़र कर दें, उन्होंने कर दी है। मगर इससे भी एक संगीन बात है, वो संगीन बात यह है कि मुस्लिम लीग, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर था जिस 2013 का, जिसकी बुनियाद पर ये मुंतखब हुए थे, उसका जो दफात हैं उनसे टोटल मुतसादिम बजट बनाया गया है। डॉक्टर साहब ये आप हमारे साथ रहिए, इस वक्त हमारे साथ रहिए। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, ये जो सारा मामला है जिसमें मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, डॉक्टर शाहिद साहब तो कह रहे हैं जो आपका मैनिफेस्टो था बिल्कुल उससे हटकर काम किया गया, और हम भी ये देख रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देने की बजाय ये तो GST डाल दिया गया लोगों पर, और जो वादे थे वो तो वफा नहीं हुए। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। डॉक्टर साहब ने एक बात जो की बड़ी क्लियर उन्होंने की कि टैक्स के मुतल्लिक पहली बात तो ये कि जो मामला कोर्ट में है, मेरा ख्याल हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट का फैसला आए और फिर हम देखें हुकूमत किस हद तक उस पर अमल करती है या नहीं करती। और एक चीज़ जो उन्होंने कही वो असेंबली में भी जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बयान की, 1971 का एक्ट, 1931 का जो एक्ट है उसके मुताबिक हम 1973 के आइन में भी ये गुंजाइश मौजूद है कि कुछ हिस्से उसके जो हम अभी तक जिन पर अमल दरामद करते हैं उनमें ये प्रोविज़न मौजूद है। ये कौमी असम्बली में भी बहस हुई और पीछे इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। और जो बात आपने ये की कि और अभी डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर से हटकर कोई बजट बनाया, तो मैं इसकी सरासर तरदीद करूंगा। पहली बात तो आप ये देखें कि हमें किन हालात में हुकूमत मिली। एक तो सियासी तौर पर यह होना चाहिए था कि हम जाफर इकबाल साहब, मैं आपको यहाँ पर आप इस वक्त क्योंकि ब्रेक का टाइम है, हम गुफ्तगू आपसे ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। और हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब ने, उनसे भी हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से बाद हम इस स्टोरी पर बात करेंगे। वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF के मुताबिक बजट में अच्छे फैसले किए गए। अगले 3 सालों में कर्जे की अदायगी के लिए पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर दरकार। कौन देगा और कहां से आएगी ये रकम? IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। पहले तो कहा गया था कि कशकोल तोड़ देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन अब हुकूमत IMF से कर्जा लेने जा रही है। पहले भी कई मरतबा IMF से सख्त शराइत पर कर्जे लिए जा चुके हैं। IMF का मुतालबा है कि सब्सिडी ना दी जाए, रिफॉर्म्स की जाएँ, टैक्स नेटवर्क में इजाफा किया जाए। मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो IMF से 4.5 अरब डॉलर हमें मिलेंगे।
पाकिस्तान को अगले 3 साल में तकरीबन $11 बिलियन की ज़रूरत है। बाकी रकम एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामिक बैंक फराहम करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले IMF से मुआहदा हो जाए। अब हम चलते हैं असद उमर साहब के पास। उमर साहब, ये इस वक्त नेगोशिएशंस भी हो रही हैं IMF के साथ इस्लामाबाद में। इस हुकूमत ने कहा था कि कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि वही दोबारा पुराना चक्कर शुरू होने वाला है और जो बोझ है सारे का सारा वो आवाम पर डाला जाएगा, क्योंकि आज IMF ने तो कह दिया कि ये बजट बड़ा हकीकत पसंदाना है जिसमें पाकिस्तान के गरीब आवाम पर बहुत ज़्यादा टैक्स डाले गए हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये जी कि जिस दिन ये बजट अनाउंस हुआ था उसी दिन शाम को टीवी पे हमने बोल दिया था, और नज़र आ रहा था कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट करना है उसके अंदर जिसको प्रायर एक्शंस कहा जाता है, यानी वो काम जो पहले से करने के हैं एग्रीमेंट के, उन पे अमल कर लिया गया है। तो वो तो नज़र आ रहा था कि IMF के साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है। दूसरी चीज़ जहाँ तक ये है कि कर्ज़ों का बोझ इस हुकूमत के ऊपर इन्होंने इनहेरिट किया है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये कोई कर्ज़ों का बोझ इस हुकूमत ने आके नहीं चढ़ा दिया है और वहाँ से निकलना मुश्किल काम है। तो अब आपने कर्जा तो लेना है शॉर्ट टर्म के अंदर, बिकॉज आप 3 से 4 महीने दूर हैं जहाँ आपके रिजर्व उस लेवल पे फॉल कर जाएंगे जहाँ पे आप मईशत को नहीं चला सकेंगे। उसको करने के लिए रिफॉर्म्स भी करने की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तक तो सबका इत्तेफाक है, अब सवाल ये है कि वो रिफॉर्म क्या की जाएंगे। IMF का मकसद बहुत सिंपल है। देखो, IMF कोई डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है। IMF का काम आपके मुल्क के अंदर तरक्की कराना, आवाम की फलाह बहबूद कराना नहीं है। IMF एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, यानी जिस वक्त आपको तमाम लोग कर्जे देने से इनकार कर दें तो आखिरी जिसके पास आप जाते हैं कर्जा लेने के लिए वो IMF होता है। उसका काम सिर्फ ये है कि मईशत में आपसे ऐसे फैसले कराए जाएं ताकि ये जो कर्जा लिया जा रहा है ये उसकी वापस अदायगी की जा सके। ये IMF आपको नहीं बता रहा कि आप आसान तरीका निकाल लें, आप लोगों के ऊपर GST का बोझ लाद दें, आप बिजली के निर्ख बढ़ा दें, आप चोरी ना रोकें, बिल रिकवरी ना सॉल्व करें, आप जो बड़े बड़े ताकतवर तबके हैं जिनसे आप टैक्स वसूल नहीं कर रहे उनसे आप टैक्स ना वसूल करें और आप आसान जरिया निकाल दें। IMF का तो काम पूरा हो गया। IMF को अपने कर्जे की अदायगी की आप में कैपेसिटी सलाहियत देखनी थी, तो आपने GST बढ़ा के मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ा के अवाम पे बोझ डाल के आपने वो सलाहियत पैदा करने की कोशिश कर ली, उनका तो दिल खुश हो गया। लेकिन वो आपका हाथ पकड़ के रोक नहीं रहे हैं कि बिजली की चोरी बंद कर दें, वो आपको रोक नहीं रहे हैं कि जो टैक्स नहीं देते हैं, जो 30 लाख लोगों से ज्यादा की लिस्ट फहरिस्त FPR के पास, हुकूमती इदारे के पास रखी हुई है, जो वो सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, कौन शख्स है, वो किस घर में रहता है, उसके पास जायदाद क्या है, वो सफर कैसे करता है, वो किस होटल में ठहरता है, तमाम हमारे पास हकाइक मौजूद है। कौन रोक रहा है हमें उनके खिलाफ अमल दरामद करने के लिए? वो बड़े बड़े मईशत के हिस्से जो या टैक्स से बिल्कुल उन पर टैक्स नहीं लगा हुआ या बिल्कुल ही कम से कम शक्ल में उनके ऊपर टैक्स रखा हुआ है, उनके ऊपर बराबरी और इंसाफ के बुनियाद के ऊपर टैक्स लगाने से हमें अच्छा, ये असद साहब, मैं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है और ये इतना एक बड़ा ड्रामा हो रहा है इस्लामाबाद में, IMF के साथ सारी बातचीत चल रही है, हम नहीं देख रहे कि असम्बली में इस मामले पर बात की जाए। हम तो असम्बली में देख रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर बात हो रही है, दूसरे इशूज़ पर बात हो रही है, लेकिन ये जो इशू है इस पर तो हम नहीं देख रहे कि सियासी जमातें जिनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है को बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया गया हो। देखिए, जो बजट के ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो हमने असेंबली के अंदर भी रखे, असेंबली के बाहर भी रखे, एक टोकन वॉकआउट भी किया गया GST बढ़ाने के ऊपर, लेकिन आखिरकार ऑपोजिशन जो है वो तो सिर्फ आवाज़ ही बुलंद कर सकती है और आपके पास हुकूमत भी ऐसी है जिसके पास एक भारी मैंडेट है जैसे वो कहते हैं, तो वो उनके पास तो ब्रूट मेजॉरिटी है उसको पास कराने के लिए। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो वहीं पे आके ठहरेगी जिसके हाथ में इक़्तिदार है। डॉक्टर साहब, आपने बात सुनी उमर साहब की भी, वो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, लेकिन अभी हमें तो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे IMF पर इन्हिसार कर रही है और जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मज़ीद जो लोगों पर टैक्स लगाना था उसके बारे में तो हमें कोई हुकूमत की इंटेंशन नज़र नहीं आती। समी इब्राहिम साहब, मैं समझता हूँ कि जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ ड्रामा है। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि जनवरी 2013 में IMF ने बयान दिया था कि हम पाकिस्तान को $5 अरब का कर्जा देने के लिए तैयार हैं। अप्रैल 2013 में निगरान जो मुशीर ख़जाना थे वो वाशिंगटन गए, वापस आके उन्होंने कहा कि इस कर्जे की शराइत पर मुफाहमत हो गई है और हमने
बड़ी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में ले लिया है। तो ये तो सारी चीज़ें तय हैं। जो वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट था उसने ये कहा था कि IMF कभी नेगोशिएट नहीं करता, नेगोशिएशन टेबल पे बैठते ज़रूर हैं, वो अपनी डिक्टेशन देता है। यहाँ जो मसला है मैं आपको बता दूँ, बहुत संगीन मसला है। वो संगीन मसला ये है कि 2008 में एक साजिश के तहत, एक धोखाधड़ी के ज़रिए जो पाकिस्तान ने कर्जा IMF से हासिल किया था, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का ड्रामा रचा के जानबूझ के धोखा देकर, उसमें ये पता था सबको कि 2012-2013 में उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है। मैं आपको तारीख बता सकता हूँ, 9 दिसंबर 2008 को मैंने लिखा था कि ये जो कर्जा मंजूर हो रहा है ये 2013 में पाकिस्तान इसको अदा नहीं कर सकेगा और IMF के पास जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है दर्जनों बार ये लिखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेन अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग जो थी उनको नहीं पता था कि ये 2013 में ये है, 2008 से पता था कि हमें इंस्टॉलमेंट देनी है। उनको नहीं पता कि 2 साल से $8 अरब के आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं। तो हमको जब ये पता था कि इंस्टॉलमेंट देनी है तो क्या कभी ये कोई क्यों इन्होंने ऐलान किया? अच्छा, ये शाहिद साहब हमारे साथ रहिए, जाफर इकबाल साहब हमारे पास हैं, क्योंकि जाफर साहब ये बताइए, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसको पाया तकमील तक ले जा रही है, कोई फर्क नहीं है। समी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो भी जो डॉक्टर साहब ने पहले बातें की थी उनका जवाब भी नहीं लिया और आप ब्रेक पे चले गए और मुझे उस तरह से मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि जितना फोकस आप इस चीज़ पे कर रहे हैं कि आज इस बजट में क्या क्या खामियां हैं, उस पे कोई भी फ़र्द हमें ये शाबाश नहीं दे रहा कि हमने ये चैलेंज कबूल किया है। 5 साल में जिस तरह से बैड गवर्नेंस से इस मुल्क के इदारों को तबाह किया गया, पाकिस्तान के कर्जे बढ़े, माशी सूरत-ए-हाल अबतर हुई, एनर्जी क्राइसिस सब कुछ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ ने पूरी कौम के साथ वादा भी किया, इस चैलेंज को कबूल भी किया, और आज भी हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। लेकिन इन बातों को ज़रा सियासी अंदाज में कीजिए, सामने लाइए और कौम को ये बताइए कि वो कौन सी टीम है जिसने ये हौसला किया, जिसने ये इरादा किया, जिसने पाकिस्तानी कौम को इस कर्ज़ों की दलदल से, एनर्जी क्राइसिस से और मुआशी जो बदहाली है उससे निकालने का मंशूर दिया और इस चैलेंज को कबूल किया। और हमने कोई ऐसा नहीं किया कि अवाम को धोखे में रखने के लिए कोई तारीखें दी हों या ये कहा गया हो कि जी IMF जो है उससे कर्जे पहले नहीं लिए गए। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरी पहले बात जो है वो रास्ते में रह गई। हमने अपनी सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा इलेक्शन से पहले नहीं किया। हमें करना ये चाहिए था कि पिछले माह अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते, हुकूमत बनाने वालों को 4 दिन का टाइम मिलता, वो लोग सोचते, अपनी पॉलिसी बनाते, अपनी तरजीहात का तयन करते। ठीक है जाफर साहब हमारे साथ ही रहिए, मैं एक और अहम इशू है, हमारे साथ ही रहिए। मैं साहब जी बिल्कुल इशू मैं बात कर रहा हूँ, इस पे मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। और अभी जिस तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से असद उमर साहब ने कहा कि ये ऐसा नहीं है कोई कि एकदम से हो गया, ये 5 साल होता रहा। जिन लोगों ने किया, डॉलर की कीमत आज कहाँ पर है, हमारे पास एनर्जी कितनी है अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, अपने मुल्क के अंदर वसाइल तब जनरेट होंगे ना जब कारोबार होगा। जी मैं जाफर साहब क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं जरा एक और अहम इशू पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं नसीर वागा साहब। आज वागा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो जो ऑक्शन की गई थी गाड़ियों की स्मगल शुदा, वो सारी की सारी पकड़ के नीलाम कर दी जाएं। हजारों लोगों ने वो गाड़ियां खरीदी हैं टैक्स देकर बाकायदा। अब ये बताइएगा कि इससे कितने लोग मुतासर होंगे और क्या बनेगा आगे चलकर इसका? समी साहब मैं आपको ये बताऊं कि ये स्कीम 5 मार्च से लेकर पहले तो 31 मार्च तक इसको अनाउंस किया गया और उसके बाद मजीद 1 हफ्ता के लिए इसमें तोसी की गई। ये स्कीम बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान, कैबिनेट डिवीजन और वज़ीर आज़म के दस्तखतों के बाद FBR को मिली, जिन्होंने बाकायदा एक SRO के ज़रिए इन गाड़ियों को, जो स्मगल शुदा गाड़ियाँ पाकिस्तान में मौजूद थीं, उन्हें एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए ये मौका फ्राहम किया उनके मालकान को जिन्होंने वो रखी हुई थी गैर कानूनी तौर पे। उन्हें कहा कि आप बाकायदा इसका टैक्स जमा ये तो हो गया, अब आगे बताइए कि अब होगा क्या? अब 50,000 से ज़ायद लोग हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। अब इशू ये है कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इन्हें वहाँ से पकड़कर जिन जिन लोगों के पास ये गाड़ियाँ हैं वो रिकवर करें और इन्हें
फौरी तौर पर नीलाम करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा एक मसला दरपेश आएगा वो ये है कि ये गाड़ियाँ कस्टम्स एक्ट के तहत सिर्फ उस सूरत में पकड़ी जा सकती हैं जब ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई हों, नंबर 2 इन पर ड्यूटी टैक्सेस अदा ना किए गए हों, और नंबर 3 इनके चेजेस नंबर टेम्पर्ड हों। अब ये तीनों बातें इन गाड़ियों पर आयद नहीं हो रही। उससे भी अहम बात यह है कि तमाम सूबों की जो बाकायदा एक्साइज एंड टैक्सेशन और मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके तहत ये गाड़ियाँ इनमें से ज़्यादातर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और 3-3, 4-4 हाथ ये गाड़ियाँ आगे बिक चुकी हैं। अब कोई ऐसा कानून नहीं है कि ना तो ये नीलाम हो सकेंगी ना इन गाड़ियों को अनरजिस्टर्ड किया जा सके। बहुत शुक्रिया वागा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं जाफर इकबाल साहब, आपने ये बात भी सुनी, कुछ बयान फरमाइएगा, अब हुकूमत क्या करेगी इस हवाले से? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है जी, अदलिया के फैसलों का एहतराम करना चाहिए, और जो लोग मुतासरीन हैं उनके पास हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इवन हाई कोर्ट में भी उनके पास। लेकिन ये तो हुकूमत ने अनाउंस किया, हुकूमत ने पैसे लिए, तो ये तो हुकूमत को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि लोगों ने तो हुकूमत की स्कीम पर अमल किया। चलें, फिर यहाँ यही कहना पड़ेगा जी, पिछली हुकूमत में हुआ तो अभी देखते हैं। इसमें यकीनन हुकूमत इस फैसले को सामने रखते हुए सोचेगी भी, और दोनों चीज़ें साथ साथ हमें गवर्नमेंट का, हुकूमत का, मुल्क का मफाद और अवाम का मफाद देखना, दोनों चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। और ये रखते हुए हम ये जायजा लेंगे, देखेंगे कि इस सिलसिले में हुकूमत को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। असद उमर साहब हमारे साथ हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कारकर्दगी पर उठते हुए सवालात, क्या वाकई एजेंसीज की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं? वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कह रहे हैं कि जनरल पाशा जैसे लोगों से फौज को पाक करेंगे। इससे कबल भी वो असम्बली के फ्लोर पर अमन अमान के हवाले से इंटेलिजेंस, रेंजर्स और आर्म फोर्सेस के किरदार पर सवाल उठा चुके हैं। आज पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी और बलूचिस्तान के वज़ीर आला डॉक्टर मालिक ने भी चौधरी निसार के बयान की तायद करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज और एजेंसीज को हुकूमत के ताबे लाना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में एजेंसियों का किरदार हमेशा मुतनाज़ा रहा है। हुकूमतें बनाने और गिराने में इन अदारों ने दखल अंदाजी भी की है, और शायद यही वजह है कि जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हैं वो इंटेलिजेंस इदारों के मुतल्लिक़ इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन गुफ्तगू जिस अंदाज में की जा रही है उससे ये पैगाम भी मिलता है, ये तासुर भी उभर रहा है कि मुल्क में बदअमनी को कंट्रोल ना करने में एजेंसियों की बदनीयती शामिल है, और ये इदारे काम बनाने की बजाय काम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नज़र डालते हैं तो इसमें भी कोई शक नहीं कि गुज़श्ता 5 साल से अस्करी क़यादत ने जमहूरियत को पटरी से उतारने की कोशिश नहीं की, और जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने अपने आप को सियासी मामलात से अलहदा रखा। चंद सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस और एजेंसियों पर तनकीद का ये सही वक्त नहीं है। उनके ख्याल में इस वक्त अफगान सदर हामिद करज़ई और वाशिंगटन में अमरीकी हमायदीन जो बयान दे रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी कुछ इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। असद उमर साहब, ये जो सारा मामला है इस वक्त जिस पर अभी हमने ये गुफ्तगू की, ये बयान फरमाइए कि जो हमारे जो सियासतदान हैं असम्बली में अहम मौज़ूआत हैं उनकी जानिब इशारा नहीं है, जो बजट के मामलात हैं, जैसे हमने IMF से मुज़ाकरात की बात की, लेकिन एजेंसियों पर जो ये तनकीद है और उसमें तमाम सियासी जमातें हमें एक नज़र आती हैं। और आज इमरान खान साहब का भी लहजा खासा नरम था और वो कह रहे थे कि वो चौधरी निसार अली की बातों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कहने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं उन पर भी फ्रेंडली अपोजिशन का इल्ज़ाम न लग जाए। देखिए जी, इसमें 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि जो एजेंसीज़ हैं, जो भी इदारे हैं मुल्क में, वो सिविलियन सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट और हुकूमत के तहत उन्होंने काम करना है दस्तूर के मुताबिक, और ये इख्तियार जो है वो अवाम की इलेक्टेड लीडरशिप के पास है कि वो इन इदारों को क्या गाइडलाइंस देते हैं और क्या उनके अहकाम होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। और अगर कोई एजेंसी अगर ऐसे एक्शंस कर रही है जो अवामी लीडरशिप उनको अथॉरिटी नहीं दे रही है या उनके अप्रूवल के बगैर हो रहा है, तो वो गलत हो रहा है।
लेकिन इसमें ज़रा सा ये भी थोड़ा सा सोचने की बात है, ख़ास तौर पे जो हुकूमत वक्त है अगर वो बैठी हुई है, ये टेलीविज़न पे और मीडिया पे देने वाली स्टेटमेंट्स हैं या ये बंद कमरे में बैठ के इन इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो फ़ौज के साथ अगर उनके मामलात उनको लग रहा है ऐसे, या एजेंसीज के साथ ऐसे मामलात हैं जो उनको मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो उनके पास इख्तियार हासिल है, अगर वो इन इशू से डील करें और वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो, तो फिर ये जो बातें होती हैं ना, एक जनरल बात करने के बजाय आप स्पेसिफिक चीज लेके आए, ये करना चाहते थे, ये रोक रहा है और ये हम इसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं, और अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी होगी, दस्तूर की खिलाफ वर्जी होगी, तो मुझे यकीन है कि पूरी पार्लियामेंट सपोर्ट करेगी। लेकिन सारे दुनिया के सामने खड़े होके ऐसे इल्जामात लगाना, मेरे ख्याल में इससे बेहतर प्रोडक्टिव तरीका यह है कि आप डायरेक्ट प्रॉब्लम से डील करें बजाय कि इल्जामात की सियासत हो। अब हमें इस्लामाबाद ही में ज्वाइन किया है तलत मसूद साहब ने, दिफाई तजिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत मसूद साहब। वालेकुम सलाम। तलत मसूद साहब, ये जो इस वक्त सियासतदानों से गुफ्तगू हो रही है, उनकी पार्लियामेंट पे बात कर रहे हैं, टेलीविज़न टॉक शोज़ में बात कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो तमाम खराबी है उसकी जिम्मेदार एजेंसियाँ हैं। क्या मोरल पर असर पड़ रहा है इससे, और आप क्या समझते हैं फ़ौज में किस तरह देखा जा रहा होगा इन स्टेटमेंट्स को? ये जाहिर है कोई भी तनकीद जो है ना वो तो पसंद नहीं करता, लेकिन बात दरअसल ये है कि एक किस्म का वैक्यूम था। जो पिछली हुकूमत थी, सियासी हुकूमत, उसने तकरीबन जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और ये जो काउंटर इंसर्जेंसी है, इसका पूरा तकरीबन ज़िम्मेदारी जो थी वो इन्होंने सौंप दी थी फ़ौज को। तो जाहिर है एक तरीक़े से जब तक ये दोनों एक पेज पर ना होते और एक तरीक़े से जामे पॉलिसी ना बनाई जाती और सिविलियन हुकूमत ने इसको अपनाया ही नहीं, तो जाहिर है बड़ी हद तक फ़ौज जो थी और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी एक तरीक़े से वैक्यूम में काम कर रही थी। और जब एक कला आ जाए तो फिर आप देखेंगे कि उसके ख़राब और मनफी नताइज तो निकलते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में आपस में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन या ताउन होना चाहिए वो नहीं है। इसकी वजह से हुकूमत और जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक नाकाम हो रही हैं और मिलिटेंट्स इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो देखना ये कि क्या वजूहात हैं, क्या हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है इस पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी का, जिसमें तमाम ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं ये इनको कोऑर्डिनेट किया जाए, पॉलिसीज़ में हम आहंगी लाई जाए और एक डायरेक्शन इनको मिले। देखिए ना, जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं ये एक तरीक़े से सबसर्विएंट एजेंसीज़ होती हैं जो कि फीड करती हैं इंफॉर्मेशन, चाहे वो एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट्स के बारे में। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं आपने बात की लाएअमल की। तो असद उमर साहब, अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने वाला है अमेरिका, और हमारे यहाँ मुज़ाकरात के लिए भी एक जामे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आएँ और एक लाएअमल हो। ये भी खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ शायद को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रही है। कुछ बयान फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं, किस तरह इस मसले को हल करके तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए? देखिए जी, इसमें एक तो सबसे पहले जो जनरल साहब बात कर रहे थे, ये बहुत अहम बात है। इसके ऊपर काम आज से कुछ साल पहले शुरू भी हुआ था, एक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनाने का नैक्टा, और उसने नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बनानी थी, उसको लेके वो डाल दिया गया इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे। ये एक ओवरऑल जो काउंटर टेररिज्म आपने एफर्ट करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर हो या किसी तरीके से भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लीड करना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी इसमें लेना चाहिए, और मिलिट्री और सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी उसके अंदर शामिल करना चाहिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें रिस्पांस बनाना चाहिए। उसी के तहत ये जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि हमारे वॉर एंड टेरर रिलेटेड और तालिबान रिलेटेड हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, मैं कई दफ़ा टेलीविजन पे कह चुका हूँ, मेरे ख्याल में अशद ज़रूरत है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास तौर पर, और पाकिस्तान फ़ौज, ये तीनों का एक स्ट्रैटेजी के ऊपर अलाइन होना, एक साथ बैठ के एक लाएअमल पे एग्रीमेंट करना कि हमने इस इशू से किस तरीके से डील करना है, इसकी अशद ज़रूरत है। जब तक ये नहीं हमांगी होगी तो हमारे कोई उम्मीद नहीं है इसके अंदर सक्सेसफुल होने की। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको अपनी सियासी वाबस्तगी से उठ के
कौमी जो एक इतना बड़ा चैलेंज है हमारी कौम के लिए, उसमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे हम डील कर सकें। बिकॉज जो आप डायलॉग की बात करें, हमारे ख्याल में वो डायलॉग एक अहम अंसर है इस मसले के हल का, लेकिन डायलॉग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डायलॉग नहीं हो सकता, वो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होगा। अच्छा, ये बताइए तलत मसूद साहब के आज आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई और खबरें यही आ रही हैं कि ये मौजू यही था। शुरुआत कैसे होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? एक तो जैसे उमर साहब भी कह रहे थे कि मैं उनसे पूरी तौर से इत्तेफाक करता हूँ कि एक नेशनल स्ट्रैटेजी के लिए एक और उसके अंदर जो है एक सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसके लिए एक इदारा कायम करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है और वो होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, और उसको आप चाहे कोई भी नाम दे दें लेकिन होना ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान जिस किस्म के चैलेंजेस और मुख्तलिफ़ चैलेंजेस और मुख्तलिफ़ फॉल्ट लाइन्स हो गई हैं पाकिस्तान में, उन तमाम चीज़ों का जायज़ा जो है वो इदारा जो है वो बेहतरीन तरीके से ले सकता है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट तो होना चाहिए। तलत साहब, मैं यहाँ पर रोकूंगा, वक्त की कमी है, हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। मेल्सी में जहरीला खाना खाने से 19 अफराद हलाक, कोताही या साजिश? मेल्सी में रुकन सूबाई असम्बली जहांजेब खिची के डेरे पर जहरीला खाना खाने से अब तक 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। मरने वाले अफराद ने 8 जून को यह जहरीला खाना खाया और उसी रात 2 अफराद हलाक हो गए। शुरू में इन अमवात को तबई ख्याल किया गया, लेकिन इसके बाद हर रोज़ हलाकतों की तादाद में इजाफा होता गया। मरने वालों में वो फिदा हुसैन भी शामिल था जिसकी माँ उसके लिए बतौर ख़ास डेरे से खाना लाई थी। एक ही घर के 5 बच्चे भी शामिल थे जिनकी माँ के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके फूल जैसे बच्चे वो खाना खाने से मौत के मुंह में चले जाएंगे। अभी तक पता नहीं चला कि क्या महज ये एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश थी। बहरहाल 19 मासूम लोग अभी तक मौत को गले लगा चुके हैं और न जाने मजीद कितने लोग अस्पताल में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। दर्दनाक बात यह है कि इतनी तादाद में हलाकतों के बावजूद ना तो कोई पोस्टमार्टम कराया गया और ना ही किसी किस्म की तहकीकात। अब खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को कल वहाँ पर भेजा और एक तहकीकात शुरू करवा दी गई हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है जहांजेब खिची साहब ने, जिनके डेरे पर यह सारा वाक़या हुआ। खिची साहब, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस या अलमनाक वाक़या हुआ वहाँ पर, यह बयान फरमाइएगा कि अभी तक कुछ आपको पता चला कि ये हुआ क्या था? जी, इस वक्त पंजाब हुकूमत ने हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये तो हम समझते हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा सानिया है। जो लोग वहाँ पर वफ़ात पाए हैं, फौत हुए हैं, वो हमारे अपने मुलाजमीन थे, उनके साथ हमारा बड़ा पुराना रिश्ता था। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अच्छा, ये बयान फरमाइएगा कि ये 8 जून को ये वाक़या हुआ, चले पहले 1-2 दिन तो यही समझा गया होगा कि कुछ तबई मौत हो सकती है, इतनी हलाकतें हुई लेकिन किसी वहाँ पर इंतज़ामिया ने, डॉक्टर ने, किसी ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, किसी का जानने की कोशिश नहीं की, कोई केमिकल एग्जामिनर को कुछ नहीं भेजा टेस्ट करने के लिए कि ये क्या हुआ? जी, दूसरे दिन ही उन्होंने वहाँ से सैंपल लेकर, पानी का सैंपल, गंदम का सैंपल और आटे का सैंपल, ये लेके उन्होंने दूसरे दिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके लिए भिजवाया इसकी तहकीकात के लिए। तो क्योंकि ये कैजुअल्टीज़ जो हुई हैं एक दिन में कोई नहीं हुई, ये वक्फे से हुई हैं। तो पहले शुरू में तो वाकई आपकी बात सही है, किसी के जहन में ये बात कोई नहीं गई कि ये अमवात जो हैं ये किसी जहरीले मवाद की वजह से हुई हैं। उस वक्त हमारे एलसी में एक गर्मी की शदीद लहर थी जिसमें और लोग भी फौत हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारे से मुतल्लिका जो अमवात हुई हैं उसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। हम समझते हैं कि अगर ये एक हादसा है उसका भी पता चलना चाहिए और अगर कुछ साजिश है तो वो भी मंजर आम पे आनी चाहिए। अच्छा, ये जब वाक़या हुआ, आप ये फरमाइएगा कि क्या आप भी वहाँ उस दिन जाने वाले थे, फैमिली जाने वाली थी? कोई आप ये तो नहीं समझते कि किसी ने खाने में कोई अगर चीज़ मिलाई हो तो आपकी फैमिली को भी नुकसान पहुँचाने का एहतमाल था, या ये जो खाना था ये सिर्फ लंगर का खाना था और इसको गरीब लोग ही खाते थे?
देखिए ये लंगर का खाना था, रोटियां तो इस जगह से पूरी फैमिली अगर वहाँ हो तो वो भी इस्तेमाल करती है। जो सालन था वो लंगर का सालन था। तंदूर की जो रोटियां हैं वो हमारी पूरे लोगों के लिए, पूरी फैमिली के लिए एक ही जगह से बनती हैं। क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में हल्फ उठाने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, तो वो सारे हमारे साथ यहीं लाहौर में थे। तो जिस तरह ये एक होता है कि खान साहब भाई आज हम आ रहे हैं वापस, तो ये एक यूँ आप कह सकते हैं कि एक जस्ट इन्फॉर्मेशन थी कि शायद वो आज आ जाएं। इसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि एक प्लान था भाई हम जा रहे हैं और आगे वो खाना जो पक रहा है वो हमारे लिए, इस बारे में भी हम कुछ कहना कबल वक्त होगा। इस पे पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो फिर ही सामने आएगी, फिर ये बात सामने बहुत आएगी। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब खिची साहब, जो कह रहे थे कि वो ये अभी नहीं बता सकते कि ये हादसा था या साजिश थी, लेकिन बहरहाल खसरा हो तो वो भी गरीब के घर आता है। अगर जहरीला खाना खा के कोई गरीब मर जाए तो ना हुकाम उस पर कान धरते हैं, कोई उसकी तवज्जो से उसको देखता भी नहीं है। ये मासूम लोग वहाँ पे 8 जून से मर रहे हैं, लेकिन अब बताया गया है कि कल रात सूबाई वज़ीर खुराक वहाँ पर गए थे और असबाब जानने की कोशिश की जा रही है कि ये वाक़या क्यों हुआ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।